अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी प्राइवेट एग्ज़ाम आपने देना है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो पीपीएससी का एग्ज़ाम हो, एनटीएस का हो, ओटीएस का हो, जेटीएस का हो, एफपीएससी का हो या पीएमएस में। जनरल नॉलेज हर जगह सेम होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इज़ 5 ईयर। जो इलेक्शन कमिश्नर की टर्म होती है वो 5 ईयर बेस्ड करती है, 5 साल तक उसकी मुद्दत होती है, उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर चेंज हो जाता है। आजकल जो प्रेजेंट है उसका नाम सिकंदर सुल्तान राजा है और ये जो इलेक्शन कमीशन का इंस्टीट्यूशन है ये 23 मार्च 1956 को इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर बाउंड टू डिसॉल्व द असेंबलीज विद इन 48 आवर्स। अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है सीएम को और प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों बाउंड हो जाते हैं कि वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर दें 48 घंटों के अंदर अंदर। सो प्राइम मिनिस्टर की आप काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी है। इससे पहले प्रेसिडेंशियल पाकिस्तान में सिस्टम था तो उसमें प्रेसिडेंट के बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते थे और कभी भी किसी भी वक्त किसी भी असेंबली को डिसॉल्व कर देता था। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है, असेंबली की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और प्राइम मिनिस्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो प्राइम मिनिस्टर की ज़्यादा इख्तियारात होते हैं और वो और चीफ मिनिस्टर दोनों अगर ऑर्डर दे देते हैं सूबे के गवर्नर को और प्रेसिडेंट को तो वो दोनों बाउंड हो जाते हैं कि असेंबलीज को डिसॉल्व करें 48 घंटों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली मुस्लिम वुमन हु अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस RTC वाज बेगम जहां आरा शाहनवाज। डी इज़ द राइट ऑप्शन। अब ये पहली और आखिरी वुमन थी जिसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, जिसका नाम बेगम जहां आरा शाहनवाज था। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिशर्स का राज था, मुसलमानों और हिंदुओं पे दोनों पे उनका गलबा था ब्रिटिशर्स का, और वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते थे या कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स करना चाहते थे, बेहतरी लाना चाहते थे ताकि मुसलमानों और हिंदुओं दोनों पे अच्छे तरीके से हुकूमत की जा सके। तो इसके लिए उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलवाई लंदन में, जिसकी सरबराही कर रहे थे रामसे मैकडोनल्ड, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे यूके के। उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी बुलाया जो कि हिंदुओं की जमात थी, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी इनवाइट किया ताकि एक प्लेटफॉर्म पे जमा करूं और इनके तजादात को सॉल्व किया जा सके और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो। तो 3 तरह की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3 साल होती रही। 1930 में हुई, 1931 में हुई, 1932 में हुई। ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तीनों की सरबराही रामसे मैकडोनल्ड ने की थी, तीनों लंदन में हुई थी, और जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जो कि सेकंड थी 1931 में, जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। लॉर्ड इरविन और गांधी के दरमियान एक पैक्ट हुआ था जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इस वजह से गांधी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। और इस वजह से कांग्रेस वहाँ पे मौजूद नहीं थी तो कोई भी रिफॉर्म्स नहीं ला पाए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो ये नाकाम ही गई थी एक तरह की। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 हुई थी 1930, 31, 32 में। रामसे मैकडोनल्ड इसका हेड था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सॉल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ए इज़ द राइट ऑप्शन। बरतानिया ने कश्मीर को सॉल्ड किया था, बेचा था गुलाब सिंह डोगरा को, जो कि एक सिख था। अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत उन्होंने बेचा था। ट्रीटी ऑफ अमृतसर बेसिकली 1846 में हुई थी, जिसके तहत 7.5 मिलियन रुपीज़ में बरतानिया ने कश्मीर को बेच दिया था गुलाब सिंह को। गुलाब सिंह ने आगे फिर कश्मीर को बेचा था रंजीत सिंह को, रंजीत सिंह ने फिर आगे बेचा था हरी सिंह को, और हरी सिंह से परचेज़ किया था इंडिया ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल सलाम फर्स्ट नोबल प्राइज़ रेसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान गॉट हिज PhD डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो कि पहले नोबल प्राइज़ विनर थे, उन्होंने अपनी PhD की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की थी? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, जो कि यूके में है। और डॉक्टर अब्दुल सलाम नोबल प्राइज़ विनर थे जिन्हें 1979 में नोबल प्राइज़ मिला था। फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, इस वजह से इन्हें नोबल प्राइज़ नवाजा गया था। अब नोबल प्राइज़ क्या चीज़ है? नोबल प्राइज़ बेसिकली एल्फ्रेड नोबल, जो कि स्वीडन का एक शख्स था, एल्फ्रेड नोबल,
उसने नोबेल प्राइज़ को ईजाद किया था 1901 में, 1901 में। 6 कैटेगरीज़ में बेसिकली उसने ईजाद किया था नोबेल प्राइज़, और उसने सोचा कि अगर कोई शख्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन 6 कैटेगरीज़ में तो एनुअल बेसिस पे उसे नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया जाएगा उस शख्स को। सो नोबेल प्राइज़ बेसिकली पीस में दिया जाता है, लिटरेचर में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में और इकनॉमिक्स में। जो पीस का नोबेल प्राइज़ है वो नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो, वहाँ पे दिया जाता है, और जो बाकी नोबेल प्राइज़ हैं वो स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम, वहाँ पे दिए जाते हैं। हर साल दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। अब ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि पहला एशियन कौन था जिसे नोबेल प्राइज़ मिला था। फर्स्ट एशियन रविंद्रनाथ टैगोर था जिसे 1911 में मिला था। गीतांजलि जब उसने लिखी थी लिटरेचर में मिला था उसे। और पहला मुस्लिम अनवर सादात था जिसे 1978 में मिला था जब उसने एक इशू सॉल्व किया था कैंप डेविड अकॉर्ड में। कैंप डेविड अकॉर्ड बेसिकली 1978 में हुआ था, जो कि इसराइल और मिडल ईस्ट के दरमियान बहुत ज़्यादा तनाव था। इजिप्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इजिप्ट को, इसराइल उस पर अटैक करना चाह रहा था, जबकि इसमें यूएसए का प्रेसिडेंट जो कि जिमी कार्टर था वो अनवर सादात के पास आया और उसने कहा कि आप इसको रोकें ताकि ये जंग ना हो। तो अनवर सादात उसकी बात मान गया और इसलिए जंग नहीं हुई इसराइल और इजिप्ट के दरमियान। तो इस वजह से उसे पीस का नोबेल प्राइज़ नवाजा गया अनवर सादात को 1978 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन राइज हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो आपने कमेंट में मुझे जवाब देना है, और वो क्वेश्चन ये है कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पे एक बुक लिखी गई थी, जिन्नाह ऑफ पाकिस्तान। जिन्नाह ऑफ पाकिस्तान एक बुक लिखी गई थी क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पे, और ये किसने ये बुक लिखी थी, ये आपने इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हब्बा खातून इज़ अ फेमस पोइटिस ऑफ विच लैंग्वेज। हब्बा खातून बेसिकली कश्मीरी लैंग्वेज की पोइटिस हैं। सो इसका डी इज़ द राइट ऑप्शन, कश्मीरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है, रिनाउंड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी बाय प्रोफेशन वाज बैंकर। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जो कि मज़ाहिया लिखते थे, उर्दू राइटर थे, बहुत बड़े लिटरेचर के माहिर थे, और ये बाय प्रोफेशन बैंकर भी थे। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोआरी पास कनेक्ट्स दीर विद चित्राल। लोआरी पास दीर को चित्राल से मिलाता है। ये पिक में आप देख रहे हैं, ये पास है, इसके थ्रू दीर जो है वो चित्राल से मिलता है। इसके अलावा खैबर पास है जो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से मिलाता है। कुंद्राब पास है जो पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है। शांदुर पास है जो कि चित्राल को गिलगित से मिलाता है। ये इंपॉर्टेंट पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रुत फ़ाओ द मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान कैंपेन्ड अगेंस्ट विच डिजीज़। डॉक्टर रुत फ़ाओ जिसे मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, उसने किस बीमारी के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम चलाई थी? लिप्रोसी के ख़िलाफ़। लिप्रोसी बेसिकली कोढ़ गरम की बीमारी है जो कि जल्द की बीमारी है और गर्म इलाकों में होती है। उसके ख़िलाफ़ डॉक्टर रुत फ़ाओ ने बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी, जो कि सिविल एक्टिविस्ट थी, और ये इनकी डेथ कराची में हुई थी, और ये बहुत बड़ी रिफॉर्मर्स थी। 1961 में ये जर्मनी से पाकिस्तान में आई थी, यहाँ पे अपनी सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करती रहीं, और 2017 में इसकी डेथ हुई थी कराची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड द डेकेड 2021 to 2030 एज। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है बेसिकली 2021 से 2030 तक 10 साल। इसको क्या उन्होंने किस चीज़ के लिए उन्होंने डिक्लेयर किया है? द डेकेड ऑन द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, कि ये जो माहौल है, हवा है, निज़ाम है, ये सब इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने ये जो 10 साल हैं उन्होंने डेकेड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम रिस्टोरेशन का नाम दिया है।